वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस ओसीसी। हेलो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का एक लेसन जानेंगे। इस लेसन का नाम है विद्युत इलेक्ट्रिक के बारे में, कि इलेक्ट्रिक क्या होती है। इस लेसन में इससे रिलेटेड हम पूरी जानकारी लेंगे जो आप लोगों के लिए परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। इससे तकरीबन 7-8 नंबर के क्वेश्चंस आपको परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं, और यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इसको समझते हैं तो कन्फर्म है, 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको हर एक टॉपिक पूरी की पूरी समझ में आएगी अच्छे प्रकार से, और आप सबसे बेहतर जानकारी अपने पास रख सकेंगे, जिसके द्वारा आप आगामी परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें कि ये लेसन क्या है, इस लेसन में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले हम आपको इसमें बताएंगे कि आवेश क्या होता है, चार्ज जिसे कहते हैं, मीन्स दैट आवेश क्या है। तो आइए देखते हैं आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको केमिस्ट्री से प्राप्त हो जाएगी। और हम बताते हैं आपको कि उसी जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, इसी परमाणु का यह एक मूल कण होता है। यह 2 प्रकार का होता है। चार्ज याद रखेंगे, ये चार्ज 2 प्रकार का होता है, मीन्स दैट जिसे हम आवेश कहते हैं। ये आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव, और दूसरे को कह सकते हैं निगेटिव। तो इस प्रकार से आवेश जो है परमाणु का एक मूल कण माना जाता है, या एक मूल कण होता है। अब इसके 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिससे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश का अर्थ कहाँ से है? यदि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, यदि 2 आवेश लिए गए हैं और 2 के दोनों आवेश यदि पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे के समीप यदि लाए जाएंगे तो दोनों को समीप लाने पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल कर देंगे, धकेल देंगे, दूर हटाएंगे। और दूसरी क्वालिटी इसकी क्या है? असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि आवेशों की प्रकृति विपरीत हो जाए, मीन्स दैट यदि हमारे पास पहला आवेश यदि पॉजिटिव है और दूसरा आवेश अगर निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, रिपल नहीं करेंगे, अट्रैक्शन में आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसमें ये बात ये भी जान लेना आपके लिए आवश्यक है कि यदि दोनों निगेटिव चार्ज हैं, दोनों ही चार्ज यदि निगेटिव लिए जाते हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। ये बात मतलब आप एक बात स्पष्ट रूप से जानें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश मतलब जो आवेश अभी हम पढ़े हैं, कूलाम सी आवेश का एसआई मात्रक है। तो ये याद रखेंगे कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। एक कूलाम आवेश क्या होता है? एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक कूलाम आवेश इक्वल्स टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। मतलब कि 6×10⁸ इलेक्ट्रॉन यदि एक साथ लिए जाएं और इतने इलेक्ट्रॉनों पर
यदि देखा जाए कि कितना आवेश उपस्थित हो रहा है टोटल मिल करके, इतने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जितना चार्ज है उन सभी चार्ज को मिलाकर एक कूलाम बनता है। मीन्स दैट एक कूलाम बराबर क्या होता है, 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश इज इक्वल टू एक कूलाम आवेश। ऐसा आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये निगेटिव में होता है 1.6, ये पॉइंट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश। या ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस चिन्ह ऐसे दिखा सकते हैं, या तो ऋण आवेश लिख कर दिखाइए या तो यहाँ पर माइनस लिख कर दिखाइए, दो में से एक ही कार्य करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतने का होता है। इसके रिलेशन में इससे रिलेटेड आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के संबंध में इस प्रकार एक फार्मूला दिया गया, जो फार्मूला है यहाँ पर Q = NE। ये जो आवेश से संबंधित है और इलेक्ट्रॉन से, आवेश और इलेक्ट्रॉन में जो संबंध है वो होता है Q = NE। अब Q क्या है, कुल आवेश होता है, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये जो N दिया गया है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर दी गई है, इस पर उपस्थित आवेश बताया गया, इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो ये नंबर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जो इस प्रकार से दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम ई से इस प्रकार से दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने का आवेश होता है। यहाँ पर आवेश हम समझेंगे इसे। अब इसके बाद हम दूसरे टॉपिक इसकी जानते हैं, विद्युत धारा के बारे में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी अभी हमने परिभाषा पढ़ा आवेश की। ये आवेश क्या होता है, हम आवेश को Q से दिखाना, यहाँ पर बताया गया है इसको, इस आवेश को स्मॉल q से भी दिखाया जा सकता है, बट जिस प्रकार का आवेश होगा वैसे हम स्मॉल और कैपिटल ले सकते हैं इसको। तो इसी पर हमने जो आवेश माना, इसी पर परिभाषा दी जाती है विद्युत धारा की। जो आवेश था अभी आपने देखा यहाँ पर ये आवेश Q, तो इससे बताया जाएगा आवेश के प्रवाहित होने की दर को। जैसे अगर हम किसी वायर की बात करें, तार ले लें, एक हमारा वायर है, इस वायर में यदि कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश Q इसमें प्रवाहित हो रहा है, ये आवेश Q इस वायर में प्रवाहित होने में कितना समय लेता है, या ऐसा कह सकते हैं सिरे A से सिरे B तक जाने में T समय ले लेता है। ये आवेश का प्रवाह हुआ और उसका ये दर हो गया समय। आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस वायर में बह रहा है, या ऐसा कहें कि सिरे A से सिरे B तक ये आवेश जा रहा है और समय T लग रहा है। तो यही बात है, आवेश के प्रवाहित होने की दर, इस आवेश को प्रवाहित होने की दर मीन्स दैट समय को विद्युत धारा कहते हैं। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय। ये आवेश का प्रवाह हो गया और ये समय उसकी दर हो गई। तो विद्युत धारा को I से डिनोट्स किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार से हो जाएगा I = Q/T। तो हमने इस प्रकार से जाना कि विद्युत धारा क्या होती है। अब ये जानते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है, आवेश की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, ये कूलाम होती है, और समय का पहले से जानते हैं कि सेकेंड होता है इसकी SI यूनिट में। तो विद्युत धारा का एक मात्रक होता है SI, इसको हम एम्पियर कहते हैं, याद रखेंगे। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, इसको कैपिटल A से डिनोट्स किया जाता है। एक एम्पियर इक्वल्स टू एक कूलाम, इसको समझ जाएं, आवेश का मात्रक एक कूलाम और समय का मात्रक 1 सेकेंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आवेश विद्युत धारा का एक और मात्रक हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड।
1 मिली एम्पियर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू होता है 10⁻³ एम्पियर। ये बात याद रखेंगे। फिर 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रो एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻⁶ एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से हमने आपको इसमें समझाया, बताया कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जाने। अब इसके बाद जो है हम इसमें अगली टॉपिक जानेंगे, विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा हम कैसे मापते हैं, जिससे हम इसकी दूसरी टॉपिक आपको बताते हैं, इसका मापन हम कैसे करते हैं। तो आइए इसकी दूसरी टॉपिक के बारे में हम आपको बताते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा मापा जाता है। अभी अभी हमने विद्युत धारा आपको पढ़ाया कि विद्युत धारा क्या होती है। अब इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि विद्युत धारा का मापन। याद रखेंगे, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर, यहाँ पर ये अमीटर का एक सिंबल बना हुआ है। अमीटर के प्रतीक को इसी प्रकार से दिखाया जाता है। ये अमीटर है। हम इसमें आगे जानते हैं, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। कुछ इसकी खासियत है। ये जो एमीटर है, इस एमीटर के कुछ क्वालिटीज़ बताई जा रही है, प्रॉपर्टीज़। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये श्रेणी क्रम क्या होता है, इसके बारे में इसी लेसन में अभी आगे हम लोग जानेंगे। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। तो यदि कोई वायर है, कोई परिपथ है, कोई तार है, यदि इस तार में, याद रखेंगे, यदि इलेक्ट्रॉन जो है, अभी हमने पढ़ा, यदि यह इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, तो याद रखेंगे जो विद्युत धारा होगी वह धारा I इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम सिरा A कह दें, इसको B कह दें, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सिरे A से B की ओर हो रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से जानेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा B से A की ओर होगा। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं इस बात में कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है यहाँ पर A से B की ओर है, और इसी प्रकार से धारा, या कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर B से A की ओर है। इसको ऐसे भी आप इस प्रकार दिखा सकते हैं, A B करके ऐसे इधर B से A की ओर, इस प्रकार से। तो इस बात को स्पष्ट आप जानेंगे कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेक्षण किया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिस समय इस विद्युत की प्रेक्षण की परिघटना का अध्ययन हुआ था, खोज किया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो विद्युत धारा है, ये धन आवेश की वजह से प्रवाहित हो रही है। धन आवेशों का प्रवाह माना जाता है कि धन आवेश इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है आपके लिए। अब अगली टॉपिक आपको बताते हैं, इसमें विभवांतर क्या होता है। विभवांतर, जिसको हम पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इस बात को भी आप समझें यहाँ से कि यहाँ पर एक दो बिंदु हो गए, या कोई वायर है, इस वायर में दो बिंदु हैं A और B। इस वायर मीन्स दैट तार में या परिपथ में हम आवेश को, एकांक आवेश को, एक आवेश ले लेते हैं, एक कूलाम आवेश ले लेते हैं, या कोई भी हम कह सकते हैं, एक कूलाम आवेश लेकर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस आवेश को लेकर के हम A से B तक लेकर जाएंगे। तो ये बात तो कन्फर्म है कि हम किसी भी आवेश को, जैसे हम किसी भी कार्य को अपने घर पर करते हैं या कहीं भी करते हैं,
हम एक वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं तो कार्य करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम किसी भी चार्ज को, यहाँ पर नाम दे दिया गया एकांक आवेश, एक आवेश लेते हैं जिससे परिभाषा शुद्धतम रूप से दी जाती है। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, इसी कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर भी बराबर हो गया कार्य बट्टे आवेश। यदि आवेश को Q से दिखाया जा रहा है तो इस प्रकार हो जाएगा V = W/Q। ये कार्य हो गया, ये आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। तो हमने अभी जाना विभवांतर किसे कहते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट। एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट को हम लोग जान लेते हैं। आपको बताया जा रहा है जब एक कूलाम आवेश को ले जाने में, अगर हम ऐसा मान लें कि हमारा आवेश एक कूलाम हो, ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। अगर इसमें किया गया कार्य, हमारा जो आवेश Q बराबर है 1 कूलाम है, तो इसको लेकर जाने में A से B तक कुछ कार्य करना पड़ेगा। यदि सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं, यदि कार्य भी हमें 1 जूल प्राप्त होता है, जो कार्य प्राप्त हुआ 1 जूल है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। काफ़ी सरलता से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो हमारा विभवांतर क्या हो जाएगा, V = 1 कूलाम बटे 1 जूल। अब आप समझें इसको, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा और ये हो गया कूलाम प्रति जूल। हम इसको लिख सकते हैं 1 वोल्ट। तो इस प्रकार से ये बात याद रखेंगे कि जब एक कूलाम आवेश को ले जाने में, इसको लेकर जा रहे हैं, तो कार्य प्राप्त हो रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य हो रहा है। तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं तो 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये परिभाषा दी जाती है कि जब एक कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका विभवांतर का मात्रक 1 जूल प्रति कूलाम। वोल्ट मीटर, उससे पहले ये बात बता लेते हैं, ये C के ऊपर -1 लिखा है ना, इसको प्रति कूलाम पढ़ेंगे। C के पावर जो -1 लिखा हुआ है इसको प्रति कूलाम पढ़ते हैं, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। वोल्ट मीटर जानते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, क्या होती है वोल्ट मीटर की परिभाषा, या क्या होता है वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने की युक्ति का अर्थ व्यवहारिक भाषा में कहें तो जुगाड़ होता है, जुगाड़। विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। मतलब आप समझ जाएं कि वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर मापने का एक जुगाड़ है। यहीं से समझ जाएं, विभवांतर को मापने का एक जुगाड़ है, एक यंत्र है, एक युक्ति है। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, किसका, वोल्ट मीटर का। ये यहाँ से ये युक्ति हो गया, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। उससे पहले बच्चों ऊपर अभी हमने पढ़ाया था एमीटर के बारे में, कि जो एमीटर होता है ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बट अभी हमने बताया कि जो वोल्ट मीटर होता है ये पार्श्व क्रम में जुड़ा होता है। और इसका प्रतीक यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, जबकि हमने अमीटर का जो सिंबल बताया था वो इस प्रकार से था। ये अमीटर का प्रतीक है, यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर का सिंबल दिखाया जा रहा है। आप बड़ी सरलता से इसको समझ सकते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सब कुछ सेम है। यहाँ पर अमीटर था तो ए लिख कर दिखा दिया गया था, यहाँ पर वोल्ट मीटर था तो यहाँ पर बीच में वी लिख कर दिखा दिया गया है। और इसके प्रतीक में, इसके सिंबल में बस कोई अंतर नहीं, ए और वी का अंतर है। और एक बात ध्यान लें कि जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में, और जो वोल्ट मीटर होता है वो पार्श्व क्रम में जुड़ता है हमेशा। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको सेल के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं बैटरी भी कहते हैं, बट सेल अलग होता है और बैटरी अलग होती है। यह एक सरल युक्ति है, सिंपल जुगाड़ है। व्यवहार में कहें तो यह एक सरल जुगाड़ है जो विभवांतर को बनाए रखती है।
जो विभवांतर होता है ना, इसको बनाए रखने के लिए हम एक ऐसे जुगाड़ का प्रयोग करते हैं जिस जुगाड़ को हम सेल कहते हैं। परिभाषा को ध्यान देंगे कि विभवांतर को बनाए रखने के लिए हम एक जुगाड़ का प्रयोग करते हैं, एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, उस युक्ति को सेल कहते हैं। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। एक बात स्पष्ट रूप से जानें कि यदि दो क्यारियां हैं, दोनों क्यारियों में जल भरा हुआ है, अगर एक क्यारी में जो जल है, अगर न समझ में आए इमेज को बड़ा करके समझा देते हैं। दो क्यारियां हैं, एक क्यारी में जल भरा हुआ है और दूसरे क्यारी में भी जल भरा हुआ है, बट इसमें जल की मात्रा जो है ना ज़्यादा है और इसमें जल की मात्रा कम है। तो स्पष्ट है कि जल जो है ज़्यादा में से कम वाले में जाना चाहेगा। तो यही बात आप यहाँ पर समझें। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। जैसे जल हमेशा अधिक वाले से कम वाले की ओर प्रवाहित होता है, उधर से उच्च का मतलब अधिक समझें, अधिक से कम की ओर प्रवाहित होता है। तो बहुत सरलता से आप इसको समझ सकते हैं कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब इसके बाद आपको बताते हैं विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत आप समझ चुके हैं। परिपथ, परि का अर्थ बाहर, पथ का अर्थ रास्ता होता है। मतलब कि हम एक वायर के द्वारा, तार के द्वारा बीच बीच में अनेक प्रकार के उपकरणों को जोड़ करके एक मार्ग बनाते हैं अपने घरों में, वायरिंग जिसे कहते हैं। वह पूरा का पूरा मार्ग परिपथ कहलाता है। तो हम इसे विद्युत परिपथ कहते हैं। उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक, हम अपने घरों में जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन उपकरणों का कुछ यहाँ पर सिंबल दिया जाएगा, प्रतीक दिया जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे अगर हमारे घर में कोई बैटरी है जिसे विद्युत सेल कहते हैं, यदि विद्युत सेल है ना बच्चों, तो उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, याद रखेंगे ऐसे, या आप समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं। ये वायर आया, ये ऐसे हो गया, इसकी एक खूंटी और ये दूसरी इस प्रकार से हो गई। बट जो प्लस वाला होता है ना ये बड़ा होता है, जो माइनस वाला होता है ये थोड़ा छोटा होता है। ऐसे इस प्रकार के सिंबल को हम विद्युत सेल कह देते हैं। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, ये जो सेल, एक सेल है, सेलों का संयोजन, ऐसे बहुत सारे सेलों का अगर हम संयोजन कर दें, जोड़ दें, तो एक ये हो गया ना। अगर आप समझें इस बात को, हम एक यहाँ पर देखें ऐसे हो गया है। अब यहीं से आकर के हम दूसरा जोड़ देते हैं, ए इस प्रकार से, फिर यहाँ से आकर के ये ऐसे, फिर इस प्रकार से ऐसे जोड़ते चले जाएं। मतलब कि बहुत सारे अगर विद्युत सेलों को जोड़ देते हैं तो जो सिंबल बनता है, प्रतीक बनता है, उस प्रतीक को हम बैटरी कह देते हैं। बैटरी के सिंबल को ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसके बाद बताते हैं खुला हुआ प्लग, कुंजी अथवा स्विच। स्विच अगर आप समझें तो बोर्ड में आप जानते हैं कि स्विच लगा होता है। यदि स्विच खुला हुआ है तो उसके सिंबल को ऐसे दिखाया जाता है। बस छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है, ऐसे ब्रैकेट करके दोनों तरफ वायर को कनेक्ट कर दें, इधर प्लस इधर माइनस लिख करके दिखा दें, तो इस प्रकार से हमारी स्विच बन जाएगी, प्लग कुंजी जिसे कहते हैं, और ये ओपन होगा। अगर हम बस इसमें एक छोटा सा तब्दीली कर दें, जैसे आप देख रहे हैं बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, अगर बंद करना होगा ना तो बस इसमें हम एक बिंदु की तरह से बना देंगे, ये बंद वाले का प्रतीक हो जाएगा। तार संधि, जैसे हम तार को लेकर आते हैं, एक तार इधर से आ रहा है, दूसरा तार इधर से आ रहा है, दोनों तारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक संधि बन जाती है, जोड़ बन जाता है। अगर ऐसे तीसरा तार लेकर जाना है, ऐसे आगे लेकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक तार दूसरे तार को आकर के जोड़ते हैं, गांठ मारते हैं या बांधते हैं, वायर को छील करके, तार को नग्न करके हम जब बांधते हैं तो वहाँ पर एक जोड़ बन जाता है, जिसको हम तार संधि कहते हैं। उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं।
अब बिना संधि के तार या कह सकते हैं क्रासित तार, जैसे कभी तार ऐसा होता है ना कि हमें वहाँ जोड़ना नहीं होता है, बट उसे वहीं से लेकर जाना होता है। एक तार ऐसे गया, एक तार इधर से आ रहा है, लेकिन इसमें इसका कनेक्शन नहीं करना है, तो हम इसको क्रासित करके ऐसे दिखा देते हैं। एक क्रासित तार ऐसे दिखाया जाता है, ये याद रखेंगे। क्रासित तार ऐसे है, ये काटता नहीं है, जोड़ता नहीं, यहाँ पर जोड़ता नहीं, इसके ऊपर से चला जाता है, इसको क्रासित बोलते हैं। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी छोटा सिंबल दिया गया है, कुछ इस प्रकार से होता है ऐसे। विद्युत बल्ब ऐसे दिखाएं, या तो पूरा का पूरा हम विद्युत बल्ब बना करके ऐसे दिखा देते हैं ऐसे। इसमें टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है। पूरा दो तरीके से विद्युत बल्ब के सिंबल को आप दिखा सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद है रेजिस्टेंस, जिसे हम प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक क्या होता है, परिभाषा आपको अभी समझाई जाएगी। इसके प्रतीक को इस प्रकार से दिखाया जाता है, ये प्रतिरोधक हो गया। अब इसके बाद कुछ और सिंबल्स होंगे, जिन सिंबल्स के बारे में एक दो और हैं जिन्हें आपको बता दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अगला सिंबल क्या है हमारा। अभी अभी हमने इसमें देखा कि प्रतिरोधक के बारे में अभी देखा हमने, यहाँ पर प्रतिरोधक होता है। 8वें नंबर तक हमने देखा। फिर इसके बाद हम 9वां पॉइंट देखते हैं, इसका क्या है। 9 वाला पॉइंट हम देखते हैं इसमें, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। नियंत्रक कंट्रोल करने वाला, धारा को कंट्रोल करने वाला जैसे वो था, ठीक उसी प्रकार से इसके ऊपर ऐसे एक एरोनुमा चिन्ह बना दिया गया है। या फिर हम ऐसे दिखा करके इस एरो को, या तो एरो ऐसे दिखाएं, या तो एरो इस प्रकार से ऐसे ला करके इसके ऊपर दिखा दें। दो तरीके से हम इसको भी दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट से आपको बताते हैं इसमें एमीटर क्या होता है। एमीटर को हमने अभी अभी आपको बताया, एमीटर का प्रतीक इस प्रकार दिखाते हैं, और वोल्ट मीटर का प्रतीक इस प्रकार से दिखाते हैं। यहाँ दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों का चित्र एक जैसा है, सिंबल एक जैसा है, बट इसमें बीच में ए हो गया है अमीटर के लिए, यहाँ वोल्ट मीटर के लिए वी हो गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर। किसी विद्युत परिपथ में अगर एक तार ले लेते हैं, इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ए हो गया और एक सिरा बी हो गया। किसी विद्युत परिपथ में तार के दो सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ का हम विभव V1 मान लेते हैं, यहाँ का विभव V2 मान लेते हैं, जिसमें होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। तार का तापमान बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तो इसका जो ओम का नियम होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है, इसके विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर हम दोनों के विभवांतर को, यहाँ पर V1 यहाँ पर V2 है, V1 V2 मतलब दोनों का अंतर अगर हम निकालें, V2 माइनस V1 करें, तो हमें एक रिजल्ट प्राप्त होगा V। तो यह जो V है ये प्रतिरोध के समानुपाती होता है। कुछ इस प्रकार से समानुपात का चिन्ह, जैसे हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं, V इक्वल्स टू IR, I एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। यहाँ पर यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यहाँ पर धारा I होगा। विभव जो होता है प्रवाहित धारा के विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, तो यहाँ धारा होगा। जैसे ही हम इस अनुक्रमानुपात के चिन्ह को हटाते हैं, V इक्वल्स टू IR प्राप्त होता है। यहाँ पर R हमें एक नियतांक प्राप्त हो जाता है, जो चालक का प्रतिरोध होता है। इस जो चार तार लिया गया है, ये जो वायर लिया गया है, इसका प्रतिरोध होता है। R एक नियतांक है, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर इसके संबंध में V अनुक्रमानुपात I के लिए यहाँ पर दिया गया है, ऐसे बताया गया है। विभवांतर को इस पर दिखाया गया है ग्राफ को। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ये धारा है और ये विभवांतर है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में V और I के बीच में एक ग्राफ V अनुक्रमानुपात I। जिस प्रकार से विभव बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। याद रखेंगे दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, विभव और धारा।
तो विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस प्रकार से जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ेगा। अब इसके बाद वाली टॉपिक हम जानते हैं प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। यह है चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है? ये जो प्रतिरोध अभी अभी मिला था यहाँ पर R, ये क्या होता है? यह चालक का वह गुण है। कोई चालक तार है, तार का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी तार में, वह अगर प्रतिरोध जो होता है ना, वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अवरोध करता है, अड़चन उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। स्पष्ट रूप से आप समझ जाएं, किसी तार में, चालक तार में धारा को प्रवाहित होने के लिए जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, क्योंकि इसकी खोज जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पीयर। अर्थात यहाँ से आप समझना चाहें R बराबर, तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर V/I। तो यहाँ पर आप समझें विभव का मात्रक वोल्ट होता है, धारा I का मात्रक एम्पीयर होता है। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पीयर 1 ओम बराबर। ओम का एक और मात्रक हो जाएगा, या प्रतिरोध का एक और मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पीयर। जब परिपथ में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि कोई परिपथ है, यदि उस परिपथ में से, जैसे इसी परिपथ में हम समझें, यदि इसमें प्रवाहित धारा I बराबर 1 एम्पीयर हो, यदि इसमें से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो, इसका विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। 1 ओम की परिभाषा यहाँ से दी गई है। 1 ओम किसे कहते हैं? कि जब परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक किसे कहते हैं? धारा नियंत्रक धारा को कंट्रोल करने के लिए, परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। परिपथ में हम प्रतिरोध को बदलने के लिए एक जुगाड़ लगाते हैं, उसी को हम धारा कंट्रोलर कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। कुछ ऐसे कारक होते हैं जिन पर चालक का जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो डिपेंड करता है। याद रखेंगे इस बात को। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। याद रखेंगे इस बात को। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, हेडिंग के नाम आप चेंज भी कर सकते हैं। चालक के प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है? तो याद रखेंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स दैट चालक तार की लंबाई, यदि एक तार ले लें, ये इतना लंबा हो, इसकी लंबाई को L से दिखाया जाए, तो इसको समझें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। मीन्स दैट यदि जो तार की जो मोटाई है, यदि हम इसकी, अब इसके बाद वाली जो टॉपिक बची हुई है, इसके बाद की अगली टॉपिक भी हम जानेंगे कि विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। आइए इसको हम जानते हैं विद्युत प्रतिरोधकता के बारे में। विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है जानते हैं। इसमें 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। बात समझे? ये कह रहे हैं 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों, यहाँ पर एक घन बना दिया जाता है, ये घन हो गया। घन करें 1 मीटर, सपोज दैट हर एक लंबाई 1 मीटर की है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलक, कोई भी विपरीत फलक, अगर एक फलक ऊपर वाले मानते हैं इसको, इसका विपरीत फलक ये नीचे वाला हो जाएगा। ये दोनों फलकों में धारा गुजरने पर, यदि 2 फलक हैं, दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, होने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध मीन्स दैट अवरोध, या कह सकते हैं रुकावट, जो रुकावट उत्पन्न होगी, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस फलक में, और इस फलक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अब कुछ रुकावट उत्पन्न होगा।
तो उसी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। इस बात पर ध्यान देंगे। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। SI मात्रक ओम मीटर, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। याद रखेंगे, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, तापमान के साथ परिवर्तित होती है। ये तापमान के साथ बदल जाती है, बट याद रखेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ ये बदलती नहीं है और लंबाई के साथ भी ये बदलती नहीं है। अगला पॉइंट है धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर। यदि चाहे धातु हो चाहे मिश्र धातु हो, दोनों से मिल करके बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, इनकी प्रतिरोधकता का जो रेंज होता है, परिसर मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी प्रतिरोधकता होती है, तो 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको मिल सकता है ये कंपटीशन में। इसके बाद वाली टॉपिक हम जानेंगे अगली, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो मिश्र धातु होते हैं ना, मिक्स मेटल, उनकी प्रतिरोधकता जो होती है उनके अलग अलग धातुओं से खास करके ज़्यादा होती है। मतलब आप समझ जाएं, जैसे अगर आप पीतल बनाए हैं तो पीतल अगर मान लीजिए जिंक को मिला करके और जो है जो है कि कापर को मिला करके अगर बनाया गया है, तो जो पीतल बनेगा दोनों को मिलाने से जो पीतल बन रहा है, इस पीतल की प्रतिरोधकता इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो यही कह रहा है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अवयवी धातु, पीतल के अवयवी धातु ये दोनों हो गए, और इसकी जो प्रतिरोधकता है दोनों से ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, या कह सकते हैं दोनों से इसकी ज़्यादा होगी। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही दहन नहीं होता है। जो मिश्र धातु होती हैं, मिक्स मेटल जो होते हैं, अधिक से अधिक तापमान पर ये तुरंत दहन इनका नहीं होता, अपचयन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा व एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है। अब हम जानेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन कैसे करते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हमने बताया था विभव वाले में और जो है कि प्रतिरोध में कि किसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, विभव को और अमीटर के बारे में हमने बताया था। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इससे यहाँ पर अगर प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए, जैसे हमने 3 प्रतिरोध लिया है, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। यदि ये पहला प्रतिरोध हो गया, अब दूसरे वाले प्रतिरोध को उठाकर इसी के बगल में इस प्रकार से जोड़ दें कि बी वाले से ए वाला जुड़ जाए, पहले वाले का बी और दूसरे का ए, और फिर तीसरे वाले को भी ऐसा जोड़ें कि इसका बी वाला पर दूसरे का इसका बी वाला और इसका पहला ए वाला आकर के जुड़ जाए। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। 3 प्रतिरोध हमने माना है, R1, R2, R3 जिनके प्रतिरोध हैं। जब 2 या 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है, मतलब एक सिरा इसका और इसका दूसरा सिरा, ऐसा कह सकते हैं, इसका दूसरा तो इसका पहला, फिर इसका दूसरा तो इसका पहला, इसका दूसरा इसका पहला, इस प्रकार से अगर जोड़ते हैं ना, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं या कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रवाहित प्रतिरोध RS = R1 + R2 + R3। 3 प्रतिरोध हैं, तीनों का कुल प्रतिरोध मान लिया जा रहा है कि RS है, इसको हम तीनों का योगफल इसके बराबर मानते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रवाहित होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, एक ही धारा I अगर हम मान लेते हैं तो यही धारा सब में प्रवाहित होती है। तथा कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतर का योग होता है, और इसका कुल विभवांतर जैसे तीनों का याद रखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान सब में समान होता है, विभवांतर सबका अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से तीनों का विभवांतर जो है कुल व्यष्टिगत विभवांतर के योग के बराबर होता है।
तो v इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V1 बराबर हो जाएगा R1I, क्योंकि हम ये फार्मूला से जानते हैं कि V बराबर RI होता है या IR होता है या IR, दोनों लिख सकते हैं इसको। तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो आगे हम इसमें जानेंगे कि यदि हम इन तीन के तीनों मानों को उठा करके यदि इसमें रख देते हैं, यदि इन सभी मानों को उठा करके इनके जितने भी मान हैं, यदि इन मानों को उठा करके V1, V2, V3 के जो मान प्राप्त हुए हैं, ये मान उठा करके यदि हम इस समीकरण में रख देते हैं V1, V2, V3 का मान, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाता है। और I हम कॉमन ले लेंगे, देख रहे हैं तीनों में I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और हम ये बात ध्यान दे देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V होता है। तो यहाँ पर V हो जाएगा, इसकी जगह पर देखिए, इसकी जगह पर टोटल ये V हो गया और ये इनमें से I कॉमन हो गया, तो ये इतना बच गया, ये कॉमन ऐसे इतना होता है। तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हम जानते हैं आई आर बराबर ये इतना हो गया। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R इक्वल्स टू प्राप्त हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से हमें एक सूत्र प्राप्त हो गया जिसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन में इस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम संयोजन में ये सूत्र प्राप्त होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि ऐसा कह दिया जाए कि हम n प्रतिरोधों को जोड़ें, या ऐसा कहती नहीं है, बहुत सारे हो जाएं, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉटेड करके जितना चाहें, या ऐसे कर सकते हैं R4 प्लस R5 प्लस जितने चाहें उतने जोड़ सकते हैं डॉटेड करके, प्लस RN तक इसमें जोड़ सकते हैं। n प्रतिरोधों के लिए ये सूत्र हमारा बन जाएगा। तो एक बात ये भी याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 सबके योगफल के बराबर होता है कुल प्रतिरोध। इस प्रकार से हमने जाना कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। अब इसके दूसरे टॉपिक जानेंगे समांतर क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में कि क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है। पार्श्व क्रम संयोजन है ये। पार्श्व क्रम संयोजन में कुछ इस प्रकार से, जैसे अगर तीन प्रतिरोध ये लिए गए हैं, तीन के तीनों प्रतिरोधों को एक तरफ से जोड़ देते हैं, ए वाले तीनों सिरों को, और बी वाले तीनों सिरों को एक तरफ से ऐसे जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बाकी फिगर वैसे ही होगा, बस इसमें अंतर क्या है कि जो समांतर क्रम संयोजन था, अभी आपने जो देखा समांतर क्रम संयोजन, इस समांतर क्रम संयोजन में यहाँ पर आप देखें हमने विभव माना था V1, V2, V3। विभव सबका अलग अलग था, धारा सब में एक ही प्रवाहित हो रही थी। बट इसमें ये जानेंगे कि जो विभव है सबका एक समान होगा, सबका विभव एक ही होगा, V, सबका विभव V होगा। सब में धारा अलग होगी, इसमें धारा I1, इसमें I2, इसमें I3। तो याद रखेंगे दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम में इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि इसमें विभव का मान सब में समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि श्रेणी क्रम में विभव का मान सब में अलग अलग होता था, धारा का मान समान हुआ करता था। तो आइए देखते हैं। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग के विभवांतर के बराबर होता है। मतलब हम इनके सिरों पर जितना विभवांतर उपयोग कर रहे हैं वह उसी के बराबर होगा, है, अर्थात सबका विभवांतर एक समान होगा तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। तथा कुल धारा जो है यहाँ से बैटरी में से जितनी धारा प्रवाहित होगी सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। अर्थात कह सकते हैं ये जो बैटरी में से जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इस बैटरी में से ये धारा अलग अलग क्यों न बट जा रही है, लेकिन यही धाराओं को सबको जोड़ दिया जाए तो बैटरी से प्रवाहित होने वाली धारा के योग के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से I बराबर हम जानते हैं V बट्टे R होता है, या ऐसे कह सकते हैं V बराबर I R। तो I बराबर करेंगे तो ये V बट्टे R हो जाएगा। तो I1 बराबर करेंगे तो V बट्टे R1 हो जाएगा, I2 बराबर करेंगे तो V बट्टे R2 हो जाएगा, I3 बराबर करेंगे V बट्टे R3 हो जाएगा। ऐसे तो हम तीनों मानों को यहाँ पर उठाकर रख देते हैं इस प्रकार से।
तो भी दोनों पक्षों में से कॉमन हो जाएगा और कॉमन लेकर के हम इसको कैंसिल कर देंगे। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसा हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा सूत्र जो प्राप्त होता है, यह सूत्र हमारा होता है पार्श्व क्रम संयोजन, या हम इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, पार्श्व या समांतर। ऐसे समांतर क्रम संयोजन भी इसे कहते हैं, क्योंकि देखिए पैरेलल रखे गए हैं, समांतर रखे गए हैं प्रतिरोध। तो नाम से ही पता चल जाता है, श्रेणी क्रम में एक सीरीज होगी प्रतिरोधों का, एक सीरीज में रखे जाएंगे, पार्श्व में इस प्रकार से समांतर रखे जाते हैं। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक, एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, एकल जो है इसका व्युत्क्रम प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, प्रतिरोधों के योगफल के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है, ये कथन है इसका। अब इसमें अगर अनेक प्रतिरोध ले लिए जाएं तो इसी प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस अधिक हैं तो इस प्रकार से n है तो 1/rn तक आप सबको जोड़ सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में जो पार्श्व क्रम होता है इसमें क्या लाभ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं, हमने 3 प्रतिरोधों को जोड़ रखा है, अगर इनमें से पहला वाला खराब हो गया तो बाकी 2 का कोई मतलब नहीं होगा, परिपथ ही टूट जाएगा, धारा आगे नहीं जा सकती। 3 में से कोई भी खराब हो जाएगा तो पूरा का पूरा परिपथ टूट जाएगा तथा कोई भी अवयव काम नहीं करेगा। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी होती है। याद रखेंगे, हमें अगर अलग अलग उपकरणों को जोड़ना है तो हम श्रेणी क्रम में न जोड़ें, पार्श्व क्रम में जोड़ें, क्योंकि हर प्रकार के उपकरण को अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। बात को समझने के लिए हम ले लेते हैं, हमारे तार में यहाँ पर बल्ब की ज़रूरत पड़ गई, यहाँ पर हीटर की ज़रूरत पड़ गई, यहाँ पर मान लीजिए टीवी की ज़रूरत पड़ गई। तो अगर एक ही धारा सब में प्रवाहित होगी तो सबको अलग अलग धारा की ज़रूरत होगी, इस प्रकार से इनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर हम इनको अलग अलग पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं, इधर से हमारा बल्ब जुड़ गया और यहाँ से हमारा हीटर जुड़ गया, यहाँ से हमारी टीवी जुड़ गई, तो सबको जितनी जितनी धारा की आवश्यकता होती है उतनी उतनी धाराओं को हम प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो याद रखेंगे कि इस प्रकार का संयोजन हम कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के उपकरणों को जोड़ने के लिए। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। याद रखेंगे, ये जो पार्श्व क्रम संयोजन किया जाता है इसमें प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है ये क्या होता है, इसको जान लेते हैं। यदि एक विद्युत परिपथ में विद्युत विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यदि एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है, विशुद्ध रूप से, शुद्ध रूप से नहीं, विशुद्ध एक प्रतिरोध है अगर, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा में बदल जाती है, अर्थात तार गर्म हो जाता है, तार का हिट हो जाना, ऐसा आप जानते होंगे कि तार गर्म हो जाते हैं विद्युत धारा के प्रवाह से के रूप में क्षयित हो जाती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है हमारे उपकरण गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, तार पिघल जाया करता है, गल जाया करता है, ये ताप की वजह से होता है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, ऊर्जा को H से दिखाया जा रहा है, शक्ति को P से, समय को T से। जैसा कि हम जानते हैं कि P बराबर होता है V गुणे I, हम यहाँ पर लिख देंगे P की जगह VI तो हो जाएगा फार्मूला VIT। और हम जानते हैं V बराबर होता है IR, और V की जगह IR लिख देंगे तो V बराबर IR लिखेंगे, I से I गुणा हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा RT, तब सूत्र प्राप्त हो जाएगा I स्क्वायर RT। तो हमने ऊर्जा की अलग अलग पदों में सूत्र को भी देखा, हम इसको अलग अलग ऊर्जा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर शक्ति और समय के रूप में है, यहाँ पर विभव धारा और समय के रूप में है, यहाँ पर धारा प्रतिरोध और समय के रूप में, अलग अलग हम इसको गणना के रूप में देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम आगे इनमें अलग प्रकार के सवालों को लगाना जानेंगे। तो अब इसके बाद जो है कुछ और टॉपिक्स बची हुई हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं और यह लेसन हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हम इसमें इसका थोड़ा सा और एक पार्ट इसमें बचा हुआ है जिसे देख लें।
अतः ऊष्मा के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा I²RT, जूल का विद्युत धारा का ताप नियम। जूल का विद्युत धारा का ताप नियम क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बेहतर होगा आप समझ सकें। जूल का विद्युत धारा का ताप नियम, इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से देखें, ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। 3 सेंटेंस मिलेंगे क्योंकि 3 रिलेशन है इसमें। दूसरा, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। जो ऊष्मा होती है, यहाँ से आप समझें, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। सेकेंड होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड है, समय के समानुपाती होती है। विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय T। ये 3 पॉइंट है तापीय नियम का। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है। जो ताप होता है, गर्म हो जाना, ये जो किसी तार का गर्म हो जाना, किसी पदार्थ का गर्म हो जाना, कब हमारे पक्ष में है, कब हमारे पक्ष में नहीं है। हीटर का गर्म हो जाना ठीक है, प्रेस का गर्म होना ठीक है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ये हिट हो तभी हमारा कार्य हो सकता है। बट हमारे कंप्यूटर का गर्म हो जाना हम नहीं चाहते हैं, हमारी मोबाइल का हिट हो जाना, गर्म हो जाना हम नहीं चाहते हैं। इसको अवांछनीय कहते हैं। तो जिसकी हमें आवश्यकता है, ऊष्मा की वजह से जो पदार्थ गर्म हो जाते हैं, अगर हमारे हित में है तो उसको हम वांछनीय बोल देते हैं, और अगर हमारे हित में नहीं है तो उसको अवांछनीय कह देते हैं। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है, बदल जाया करता है। आप जानें कि जो विद्युत बल्ब होता है उसमें अधिकांश भाग जो है ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। प्रकाश हमारा जो होता है बल्ब में विद्युत की वजह से प्रकाशित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। आप देखेंगे जो विद्युत बल्ब होता है इस प्रकार का, इसमें टंगस्टन धातु का ऐसे फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ये ऐसा क्यों बना होता है? क्यों? यह उच्च ताप पर अपचयित नहीं होता है, मतलब गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। उच्च ताप पर ये पिघलता नहीं है, इसलिए हम टंगस्टन धातु का प्रयोग करते हैं। इसका गलनांक काफ़ी उच्च 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका टंगस्टन धातु का गलनांक। तीसरा पॉइंट, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। इस बल्ब में हम या तो आर्गन गैस भर देते हैं या फिर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अक्रिय गैस इसमें भर दी जाती है। वो इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो गैसें किसी से क्रिया नहीं करती हैं। जब वो क्रिया नहीं करेंगी तो उसमें किसी पदार्थ को किसी प्रकार का हानि नहीं होगा, जिसके वजह से वो टंगस्टन धातु का जो फिलामेंट होता है अधिक समय तक उसमें बना रहता है और बल्ब अधिक दिनों तक प्रकाशमान रहने के योग्य बना होता है। इसमें अगली टॉपिक हम जान लेते हैं विद्युत शक्ति के बारे में कि विद्युत शक्ति क्या होती है। काफ़ी सरल परिभाषा के रूप में, ऊर्जा में उपयुक्त होने को, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। जो ऊर्जा होती है उपभुक्त होना, उपभोक्ताओं के द्वारा उपभुक्त होती है। उपभोक्ता कौन होता है? हम जो घरों में बिजली का उपयोग करते हैं ना, हम उसको उपभोक्ता कहे जाएंगे। उपकरण हमारे उपभोक्त हो, मतलब हमारे जो उपयोग में जो उपकरण, हमारा जो बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये सब उपभोक्ता है एक तरह से उसके। ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं कि किस दर से वो उपयोग में आ रही है। इसको पी से प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। पी बराबर होता है V गुणे आई। तो याद रखें V बराबर आर आई होता है, तो I² R हो जाएगा। जैसे हम इसमें समझ सकते हैं V बराबर IR या RI इसमें रखेंगे तो ये R हो जाएगा, I का I में गुणा हो जाएगा, I² R हो जाएगा। और एक बात ये भी जान लेते हैं, I बराबर होता है V/R। यहाँ पर I बराबर रखेंगे V/R, तो स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा V²/R²। एक R से R कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से बच जाएगा V²/R। तो ये फार्मूला आप समझ सकते हैं कि P बराबर VI या P बराबर I²R या V²/R, ये विद्युत शक्ति के लिए फार्मूला है। यहाँ पर विभव और धारा के पदों में, यहाँ प्रतिरोध और धारा के पदों में, या विभव और प्रतिरोध के पदों में अलग अलग
फार्मूले इसके दिए गए हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मात्रक वाट होता है। 1 वाट गुणे 1 वोल्ट। 1 वाट बराबर इक्वल्स टू 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर होता है। ऊर्जा का प्रवाहित व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल होता है। याद रखेंगे इसको। 1 किलोवाट घंटा बराबर, ऐसे आप जानते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। और 1 घंटा के लिए 1 आवर के लिए सेकेंड में चेंज करेंगे तो इसको 3600 हो जाएगा। अब इस प्रकार से दोनों का मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 36 गुणे 10 घाते 1 2 3 4 5 तो इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे 3.6 मल्टीपल 10⁻6। एक अंक हम दशमलव किधर घिसकाएंगे तो इसकी एक घात बढ़ जाएगी और हो जाएगा 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल हो जाएगा। इस प्रकार से तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। 1 किलोवाट बराबर विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट। हम इसको एक यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को हम एक यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये लेसन देखा विद्युत के बारे में कि विद्युत क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होती है, और इसमें हम लोगों ने जाना कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, और इसमें बहुत से परिभाषाओं के बारे में जाना कि प्रतिरोध क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनमें किस प्रकार का संबंध होता है, अनेकों सूत्रों के बारे में हम लोगों ने जाना। हमने आपको समझाया इसके बारे में। तो यदि आप लोगों को आज का ये क्लास बेहतर लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।